अगर आप इन क्वेश्चंस को लास्ट टाइम पे प्रिपेयर कर लेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। पोइट्री में आप सभी को LT के जो भी नोट्स आपके पास हैं प्रीवियस के प्री वाले या जो अभी भी आप पढ़ रहे हैं उसकी लाइंस आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपका आंसर सॉलिड हो सके। चलिए अब डिस्कस करते हैं द सेकेंड कमिंग इंपॉर्टेंट पोएम है डब्ल्यू बीट्स की। और आपको ये एपोकलिप्टिक पोएम का एक बेस्ट एग्जाम्पल दिखता है इस पोएम में, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेटिक विजन दिखता है, और वो भी प्रोफेटिक विजन ऐसा जो बहुत ज़्यादा क्योटिक है। देर इज सॉरी देर इज कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डिस्कस द सेकेंड कमिंग एज अ विजन ऑफ chaos एंड द कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो पहले आंसर डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि इसमें आप क्या क्या देखते हैं। तो यू नो दैट दिस पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, and after the world war many writers who wrote poetry, there was a great influence of that chaotic situation, the destruction that was caused due to the world war, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी वही चीज देखने को मिलेगी। एंड एज इट वाज मेंशन इन द बाइबल दैट देयर विल बी रीबर्थ ऑफ क्राइस्ट, राइट। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो रीबर्थ हो रहा है वो हो तो रहा है, बट रीबर्थ जो हो रहा है वो एंटी क्राइस्ट वाली इमेज का हो रहा है, ठीक है। यू गेट अ लाइन स्प्रिटस मिंडी एंड आपको फिनिक्स सॉरी फिनिक्स नॉट फिनिक्स बट द हेड ऑफ द मैन एंड बॉडी ऑफ द लायन, ये आपको विजन देखने को मिलता है, ओके। ये आपको विजन देखने को मिलता है जो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो ये आपको इमेजरी याद रखनी है, ओके। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है द सेकेंड कमिंग was written after World War First, and it showed the destruction, the chaotic situation, the confusion as well as the breakdown of the established norm and tradition. Religion अब नहीं है जो लोगों को बांध सके, तभी ये लाइन आती है, the center cannot the falconer cannot hear the falcon and मेयर अनार्की इज लूज्ड ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। ये लाइन आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, सेंटर क्या है हमारा, रीजन, रिलीजन अब लोगों को बांध नहीं पा रहा है, और हम सभी गॉड की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, वी आर नॉट कनेक्टेड विद द रिलीजन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आपको इमेज याद रखनी है स्टार्टिंग की, टर्निंग द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। फाल्कन यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, दे आर मेटाफोरिकली रिप्रेजेंटेड। फाल्कनर मतलब we can talk about the belief system, the traditions, the religious identity, ideology, जो कहीं ना कहीं सबको जोड़ के रखती है। and there is a loss of connectivity, and control, ठीक है। तो जायर आपको याद रखना है, यहाँ पे जायर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमेजरी है, जिसमें ये बताया जाता है कि देर इज अ कोलैप्स ऑफ द सिविलाइजेशन, ठीक है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेयर वी विल टॉक अबाउट द डिसऑर्डर, द सिचुएशन दैट इज टोटली इन डिसऑर्डर। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बांध के रखते हैं, हमें कंट्रोल में करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं रिलीजन की बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट अवर मोरालिटी प्रिंसिपल्स एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो यहाँ पे एक लाइन आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। कई बार लाइन पूछी गई है और बहुत बार लोग इसे गलत लिख देते हैं, तो ये लाइंस आपको याद रखनी है। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मॉरली करप्ट पीपल है दे आर एक्चुअली एंजॉइंग द थिंग्स, लेकिन जो अच्छे लोग हैं दे आर एक्चुअली इन अ chaotic सिचुएशन, ठीक है। एंड यू विल टॉक अबाउट द इन्वर्जन ऑफ द सोसाइटी जो कि मॉरली करप्ट हो चुकी है। फिर लास्ट में हम देखते हैं जो लेटर पार्ट ऑफ पोएम है वो प्रोफेटिक विजन को दिखा रहा है, जहाँ पे स्फिनिक्स फिगर दिखता है आपको, ठीक है, अ शेप विद लायन बॉडी एंड हेड ऑफ अ मैन, स्फिनिक्स लाइक क्रिएचर, जो आपको स्प्रिटस मुंडी इंपॉर्टेंट टर्म है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस को दिखा रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि क्राइस्ट का जन्म तो हो रहा है बट ये ब्रूटल क्राइस्ट एरा है, ठीक है। और उसकी जो गेज है, जो उसकी नजर है वो कैसी है, पिटीलेस है, क्रूएल है। मतलब दिखा रहा है कि अब क्राइस्ट को भी कोई मतलब नहीं है जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। पहले क्राइस्ट क्या थे, लोगों के
जो भी दर्द होते थे, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, उन्हें देख के वो भी बहुत इमोशनल हो जाते थे। बट ये जो नया क्राइस्ट जिनका जन्म हो रहा है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ये भी इनह्यूमन है, ठीक है। तो what ruffed beast it hour come round at last slouches toward Bethlehem to be born। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ये दिखाया जा रहा है कि जो बेथलेहम है that was the place of that was the birth place of Christ। वो भी कहीं ना कहीं इस chaos का एक सेंटर बन चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए कि आपसे अगर क्वेश्चन बनता है तो आप किन किन पॉइंट्स को लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। आंसर जितने भी हैं वो मैंने 400 वर्ड्स के इंक्लूड किए हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको जब भी लिखना है इसको थोड़ा सा छोटा करके ही लिखना है। काफ़ी चीज़ें आपको याद होगी, काफ़ी चीज़ें भूल जाएंगी, लाइन्स आप कई सारी भूल जाएंगे। तो लाइन्स मैंने इंक्लूड किए तो आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। डब्ल्यू बीट्स द सेकेंड कमिंग ईयर आप जरूर मेंशन करेंगे ब्रैकेट पे ऐसे ही। Powerfully captures a world falling apart and anticipates a terrifying new order। यहाँ पे देखिए एंटिसिपेशन हो रहा है, ये विजनरी पोएम है, दिखाया जा रहा है आफ्टर मार्थ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। The poem reflects widespread anxiety, moral confusion, and the breakdown of established values। यहाँ पे आप देख रहे हैं there is total anxious atmosphere, there is moral confusion, and the values are we can say they are scattered, the values are not followed properly, they are the situation of the values are totally breakdown। okay, शुरुआत में आप देखते हैं लाइंस turning and turning the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer। तो falcon here represent the humanity, and falconer here we can talk about religion, we can talk about God जो सबको बांध के रखता है। And there is loss of control, there is disconnection between authority and society, जिसके कारण टोटल chaotic situation हो चुकी है। जायर, ये जो इन्होंने थ्योरी दी है, ये द विजन करके इनका एक वर्क आता है, प्रोज वर्क है, इसमें इन्होंने थ्योरी दी है अबाउट द सिविलाइजेशन, कैसे सिविलाइजेशन जन्म लेती है, उसका क्या पूरा हम कह सकते हैं प्रोग्रेस कैसे करती है, सारा प्रोसेस उन्होंने बताया इसमें। तो जायर का जो इन्होंने टर्म दिया है इसमें ये बता रहे हैं कि जो सिविलाइजेशन है उसका ग्रोथ होना चाहिए, बट ये जो नया जो सिविलाइजेशन है ये क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। व्हाई? ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस लाइन में इन्होंने डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑर्डर को एम्फसाइज किया है, बिकॉज कुछ इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, जैसे रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अब ये लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। पोएट लैमेंट करता है, पोएट द बेस्ट लैक ऑन कन्विक्शन वाइड द वर्स्ट ऑफ फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। तो हियर it may refer to the politicians, it may refers to the authority in the sense ki who are responsible for the world wars, they are really very uh, feeling passionate enthusiastic, but other people are not feeling good at all, they are not able to face this situation। तो यहाँ पे मॉरल इन्वर्जन हो रहा है सोसाइटी का, जैसे होता है ना कि पोएटिक जस्टिस नहीं हो रहा है यहाँ पे लोगों के साथ। सेकेंड स्टैंजास में आप देखते हैं अब प्रोफेटिक विजन हो गया है, एंड ये कह रहे हैं श्योरली सम रेलेवेशन इज एट हैंड, मतलब कि अब कुछ होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने बाइबल में पढ़ा था, आफ्टर द फॉल ऑफ एडम एंड ईव, ये बताया जाता है, सॉल्यूशन बताया जाता है कि बर्थ होगा, रीबर्थ होगा क्राइस्ट का। तो यहाँ पे उसी इमेजरी की बात हो रही, बट नेगेटिव वे में, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्वेशन नहीं होगा, बल्कि टोटल ड्रैगनेस होगी। व्हाई? बिकॉज जो अब एक्सपेक्टेड रिटर्न है क्राइस्ट का वो बिल्कुल अलग है, मॉन्स्ट्रस फिगर है, अ शेप विद लॉयन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, जो कि स्पिनिक्स लाइक क्रिएचर है दैट इमर्ज फ्रॉम स्पिरिटस मुंडी। स्पिरिटस मुंडी कलेक्टिव अनकॉन्शियस को सिम्बलाइज कर रहा है, ये सिम्बलाइज कर रहा है नई ब्रूटल एरा को, जो कि क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को रिप्लेस कर रही है। क्रिश्चियन सिविलाइजेशन में ह्यूमैनिटी थी, लेकिन इसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं है,
इट्स गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एट द सन। सन क्या होता है? अब जैसे आप कड़ी धूप में खड़े हो जाएं, आप आंखें भी नहीं खोल पाएंगे, ठीक है। वो सन जो हमें ठंड में एक हल्की धूप देता है, हमें अच्छी लगती है, वही गर्मी में आप क्या करेंगे? आपको आपको बेहोशी होने लगेगी। मतलब ऐसा लगेगा कि वही सन हमारे लिए बहुत ब्रूटल है। ओके, तो यहाँ पे सन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लैंक एंड पिटीलेस है, और यहाँ पे इस नए क्राइस्ट की जो हम फिगर देखते हैं वो बहुत इंडिफरेंट और डिस्ट्रक्टिव दिखाई गई है, ठीक है। लास्ट की लाइन है, एंड वॉट रफ बीस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट साउथेस्ट टुवर्ड बेथलेहम टू बी बॉर्न। ये लाइंस काफी आयरॉनिक है। क्यों आयरॉनिक है? क्योंकि बेथलेहम जो कि क्राइस्ट का बर्थ प्लेस था, वो एक रिलीजियस प्लेस था, वो एक पायस प्लेस था जहाँ पे लोग ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखते हैं। लेकिन अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट है, इसका मतलब कि यहाँ भी टोटल डिस्ट्रक्शन, टोटल तबाही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सेकेंड कमिंग जो आपको दिख रही है, ये टाइटल ही पूरा आयरॉनिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई रिडेम्पशन, कोई आपको सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, बट इट इज अ टोटल कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन, डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन, वेयर the people will not get any kind of salvation and redemption, but the situation will be more critical. Okay, so in conclusion, the second coming presents a bleak vision of a world where order collapse. एक bleak vision आपको दिख रहा है, डार्क विजन दिख रहा है, जहाँ पे ऑर्डर कोलैप्स हो गए हैं, मॉन्स्टरस फ्यूचर एमर्ज हो रहा है। जैसे आप आज की सिचुएशन ले लें, देयर आर सो मेनी वॉर्स दैट आर टेकिंग प्लेस, राइट, जिसका असर कहीं ना कहीं हर कंट्री पे पड़ता है। वहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये लोगों की मॉन्स्टरस विजन को ही दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप बहुत सारी इमेजरी, बहुत सारे सिंबलिज्म और प्रोफेटिक विजन का यूज देखते हैं, जिसके थ्रू ईट्स ने मॉडर्न सिविलाइजेशन की एंजाइटीज को दिखाया है। और उन्होंने ये भी वार्न किया है कि हिस्ट्री मूव्स इन साइकिल्स और डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ। कई बार हिस्ट्री अगर प्रोग्रेस करती है तो उसका जो प्रोग्रेस है वो एडवांसमेंट ना होके कई बार डिस्ट्रक्शन होता है, और जो रीबर्थ होता है वो साल्वेशन का रूप ना लेके कई बार टेरिफाइंग फॉर्म्स में भी दिखता है, मतलब और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को बताया गया है। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिंबलिज्म एंड इमेजरी। यहाँ से हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, बाकी आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई सारी लाइंस आपको पहले आंसर में बता दी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी इमेजरी के माध्यम से डब्ल्यू बी ईट्स ने मॉडर्न वर्ल्ड की डिसइंटीग्रेशन को दिखाई है, एंड ही टॉक्ड अबाउट द बर्थ ऑफ ए टेरिफाइंग न्यू ऑर्डर। ओके, शुरुआत में ही आप देखते हैं फॉल्कन एंड फॉल्कनर की इमेज, जो कि काफी सिंबॉलिक है। फाल्कन मूविंग इन अ वाइडनिंग जायर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? अभी मैंने आपको बताया ह्यूमैनिटी को। जबकि फॉल्कनर किसे सिंबलाइज कर रहे हैं? अथॉरिटी या कंट्रोल को, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइन आ रही है, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, ये सजेस्ट कर रहा है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑर्डर, ठीक है। तो यहीं से हमें समझ में आ जाता है कि जब आगे की इमेजरी आने वाली है, पूरी केओटिक सिचुएशन होगी, जो कि आपको पूरी पोयम में देखने को मिलेगी। देयर इज अ मेंशन ऑफ जायर ऑल्सो। जायर बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस पोयम में जायर सिंबल आ रहा है, तो आपको याद रखना है। डब्ल्यू बीट्स की फिलोसफी से रिलेटेड है, जिसमें इन्होंने हिस्ट्री के बारे में बात की है, द विजन में। तो इन्होंने कहा है कि जो करंट साइकिल है, ये जो ऐसे पैटर्न है, ये डिसऑर्डर में एंड हो रहा है। यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं टेक प्लेस कर रहा, बट देयर इज डिसऑर्डर, डिस्ट्रक्शन। सेंटर, द थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। यहाँ पे सेंटर का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी। मॉरल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी इंस्टीट्यूशन के बारे में। ये सारी इंस्टीट्यूशन कोई भी ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पा रही हैं। देयर इज नो ऑर्डर, देयर इज नो वी कैन से सिविलाइजेशन एट ऑल। टोटल कोलैप्स हो चुका है, जो ये बता रहा है कि हमारी सिविलाइजेशन की जो फाउंडेशंस है, रिलीजन हो सकती है, मोरालिटी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, वो भी अब क्रम्बल हो रहे हैं। ओके, ईट्स ने एक और इमेजरी यहाँ पे दिखाई है, मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड एंड द ब्लड डिम्ड टाइड। ये जो इमेजरी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है देयर इज टोटल वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन।
अगेन आपको यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 का ही मेंशन मिलेगा। देयर आर हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, जिसको इन्होंने ब्लड डिम्ड टाइड इस इमेजरी से दिखाया है। ठीक है, एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, मतलब क्या है कि अब पीस नहीं है। तो आप अभी के भी कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं इस मीनिंग को। सेकेंड स्टैंजा में हम देखते हैं सिंबलिज्म आपको दिखता है स्पिरिटस मुंडी का, जो कि एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस को दिखा रहा है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस या शेयर्ड ह्यूमन मेमोरी which is transformed from one generation to another, and W.B. Yeats talks about sphinx like creature जो कि लायन बॉडी का है और हेड ऑफ अ मैन। तो ये जो इमेजरी है बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजरी है। रफ बीस्ट क्या सिम्बलाइज कर रहा है? रफ बीस्ट सिम्बलाइज कर रहा है एक नई एरा को जो कि ब्रूटल है, इनह्यूमन है एंड डिवॉइड ऑफ कंपैशन है। प्लीज नोट इट, रफ बीस्ट सिम्बलाइजेस अ न्यू एरा जो कि ब्रूटल है, इनह्यूमन है एंड इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सिंपैथी एंड कंपैशन। और इसकी जो स्लो थाइज है, जो पिटीलेस गेज है, बिल्कुल सन के जैसे मॉन्स्ट्रस और इनएविटेबल नेचर को दिखा रही है। ठीक है, तो ये इमेजरी सिंबलिज्म आपको समझना है, याद रखना है। ओके, यहाँ पे डेजर्ट की भी आपको इमेजरी दिखती है। जो सेटिंग है डेजर्ट की, ये क्या दिखा रही है? इट टॉक्स अबाउट इट एंटिफाइज द इमेज ऑफ बैरननेस एंड स्पिरिचुअल टेस्टिंग, जहाँ पे बर्थ प्लेस आपको दिख रहा है बेथलेहम जीसस क्राइस्ट का, एंड इट वाज अबाउट अ डार्क रिवलेशन। डार्क रिवलेशन मतलब क्या है? देयर विल बी मोर डिस्ट्रक्शन। तो ये जो बीस्ट स्लाउचिंग टुवर्ड्स बेथलेहम जो दिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं और डर लोगों में क्रिएट कर रहा है। बेथलेहम जो कि एसोसिएटेड था क्राइस्ट से, ह्यूमैनिटी से, होप से, ठीक है, रिडेम्पशन से, अब ये प्लेस फियर और डिस्ट्रक्शन की जगह बन चुका है। मतलब कि अब टोटल रिवर्सल हो चुका है, रिवर्सल ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस एक्सपेक्टेशन। देयर इज टोटल वी कैन से शिफ्ट, ओके, शिफ्ट इन द ऑर्डर। तो यहाँ पे सिंबलिज्म एंड इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, which depicts a world in turmoil, and these imagery and symbolism foreshadow a grim future। एक आपको डार्क फ्यूचर देखने को मिल रहा है। एक वर्ड दिख रहा है जो पूरा टर्मोइल में है, chaotic सिचुएशन में है। फॉल्कन से शुरुआत होकर आपको रफ बीच तक की इमेजरी दिखाई गई है, जो कि पोएम की थीम केओस, ट्रांजिशन और अनसेटलिंग नेचर ऑफ हिस्टोरिकल चेंज को दिखा रहा है। तो क्या आपको समझ में आए आंसर? देखिए, सारे आंसर्स बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने कोशिश की है मेंटेन करने की, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस है उसे इंक्लूड करके, ताकि आपको अलग से लाइंस ना याद करनी पड़े। और आपको सारी लाइंस नहीं याद करनी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। मैंने शुरू में भी बताया 400 वर्ड्स के आंसर है। 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस आपको लिखनी है, और सेकेंड कमिंग सबको याद है। 4 से ज्यादा ही लाइंस आपको भी याद, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है। तो इसमें लाइंस आपको नहीं याद रखनी, बस आप थोड़ा सा आंसर का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, ये हिस्ट्री एंड जायर वाला मैंने क्वेश्चन इसलिए ऐड किया कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो कि जायर क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है। तो अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा, फ्री टाइम में आपके पास, तो इसे आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा एक क्विक रीडिंग कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, इसका हम थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। Yeats' concept of Zaire presents history as a series of inevitable cycles marked by destruction and renewal। ठीक है, तो जायर का जो कॉन्सेप्ट आता है, जो सिंबल आता है द सेकेंड कमिंग में, ये हिस्ट्री को प्रेजेंट करता है किस तरीके से? इनएविटेबल साइकिल्स मार्क्ड बाय डिस्ट्रक्शन एंड रिन्यूअल। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुए, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पोएम में आपको क्रिटिकल मोमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन दिखता है, द बर्थ ऑफ ए न्यू एज, जो कि कोलैप्स ऑफ द ओल्ड एज, जो कि काफी अच्छी एज थी, उसका कोलैप्स हो चुका है, कोलैप्स ऑफ ऑर्डर, कोलैप्स ऑफ द ट्रेडिशंस। और उसके बाद ये जो नया फ्यूचर है, ये कोई नया सवेरा नहीं ला रहा, बल्कि अनसर्टेनिटी एंड फियर ला रहा है। तो यहाँ पे जायर में आपको ये चीजें देखने को मिली थी। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा फ्री जब भी आप हो। पोएट्री के सारे नोट्स कंबाइन करने के बाद मैं आपको मर्ज करके फाइल दे दूंगी। ठीक है, जितने भी नोट्स हैं इस मंथ के अंत तक सारे ही नोट्स आपको मर्ज फाइल में मिलेंगे, ताकि आप एक बार पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट पोएम है हमारी क्लास की सेलिंग टू बाइजेंटियम। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम की आप में से कोई भी लोग थीम अगर बता सके तो लिख सकते हैं। थीम ऑफ सेलिंग ऑफ बाइजेंटियम। ओके, you can write the theme. Okay, anyone else? Yes, art and immortality, right? अभी हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जर्नी की बात हो रही है, और जर्नी कैसी है, जो हम एज अ ह्यूमन बीइंग, जो हम इस दुनिया में रह रहे हैं, आफ्टर डेथ हम एक नई दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ पे मौत, रीबर्थ, इन सब के हम साइकिल से आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर उसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताई इस दुनिया को बहुत ही छोटी सी तुच्छ तुच्छ सी दुनिया हम कह सकते हैं, जहाँ पे मोर्टेलिटी है, लस्ट है, ऑल दिस थिंग्स है, ठीक है, डेथ है, रीबर्थ है। बट राइटर जाना चाहते हैं एक ऐसी दुनिया में जो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स। क्वेश्चन है, सेलिंग टू बाइजेंटियम एज अ पोएम ऑफ एस्केप फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल आर्टिस्टिक वर्ल्ड। अब देखिए, आर्टिस्टिक वर्ल्ड जो है वो इमॉर्टल है, अभी हमने पढ़ी थी रेशियन अर्न में। इसके अलावा 12 स्काई लाख में भी मैंने आपको बताया था इमॉर्टेलिटी की बात हो रही है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। बट जो फिजिकल वर्ल्ड है वो लिमिटेड है, जहाँ पे एजिंग होती है, जहाँ पे वीकनेस होती है, जहाँ पे देर आर सो मेनी डिजीजेस, ओके, देर इज लस्ट, फिजिकल लव, ऑल दिस थिंग्स। लेकिन जो आर्ट की दुनिया है दैट इज इटर्नल, ठीक है, शाश्वत होती है वो। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, स्पेशली लाइन दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें राइटर ने ये बताया है कि एक ऐसी दुनिया है जो फुल ऑफ यूथ है, सेंसुअलिटी है, ठीक है। द लवर्स आर इन ईच अदर आर्म्स, बर्ड सिंगिंग, फिश स्विमिंग, ये सारे क्या है, फिजिकल वर्ल्ड को शुरू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे डिके भी होगा, डिजायर भी होगी। डिके और डिजायर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए। बट कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ऐसे वर्ल्ड में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो स्पिरिचुअल पीपल हैं, उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। वाई? बिकॉज ऑल द अदर पीपल, लवर्स, बर्ड्स, ऑल ऑफ देम आर बिजी इन सेंशुअल म्यूजिक। तो यहाँ पे जो एजिंग स्पीकर है, जो बूढ़ा हो रहा है स्पीकर, उसके लिए ये दुनिया, ये फिजिकल वर्ल्ड पूरी तरह से मीनिंगलेस हो चुकी है, ठीक है। कोई कोई मतलब नहीं है उसका इस दुनिया में, कोई उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं मिल रही है, ठीक है। अब इसी वजह से वो अब एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हो, जहाँ पे इमोर्टैलिटी हो, जहाँ पे आर्टिस्टिक परफेक्शन हो। तो यहाँ पे बात होती है बाइजेंटियम की। आप लोग ने बाइजेंटियम पहले भी पढ़ा होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल को ये रेफर कर रहा है। दैट वाज द हब ऑफ लर्निंग, ठीक है, सेंटर ऑफ आर्ट, कल्चर, लर्निंग। और यहाँ पे इनका कहना है कि अगर हम इस दुनिया में जाएंगे तो हम इस बॉडी का जो लिमिटेशन है उससे परे हो जाएंगे, ठीक है। स्पीकर को ऐसा लगता है कि वो अपनी इस बॉडी में फंस चुका है और अब उस बॉडी से बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब अपनी सोल को वो ट्रांसेंड करना चाहते हैं। ही वांट टू रीच टू अ हायर पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ईस्ट मैन इज अ बट अ पाल्ट्री थिंग, अ टाटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक। कई बार लाइन पूछी जा चुकी एग्जाम्स में। तो ये इमेज दिखा रहा है बूढ़े होते हुए किसी भी व्यक्ति के बॉडी के कंडीशन के बारे में, जहाँ पे उसकी कमजोरी को दिखाया गया है, उसकी इनसिग्निफिकेंस को दिखाया गया है। द पीपल आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रेस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस टू द पीपल हु आर गेटिंग ओल्डर, एंड द यंगर पीपल आर बिजी इन देयर सेंशुअस प्लेजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ईट्स ने कोई नेगेटिव अप्रोच लिया है, बल्कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो सोल है वो इमॉर्टैलिटी की तरफ जाना चाहती है, और उसका रास्ता क्या होगा, आर्ट एंड इंटेलेक्ट, ठीक है। लाइंस आपको यहाँ पे मिलती है, सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, ठीक है। तो ये लाइन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो बूढ़ा मैन है जो इसे दिखाया गया, ही इज मेकिंग अ कॉल टू दीज सेजेस
ताकि वो सभी सेजेस इनकी सोल को प्योरीफाई कर सके, ठीक है। और लास्ट में आप देखते हैं देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे पोएट अपने आप को एक वर्क ऑफ आर्ट के रूप में इमेजिन करता है और वो डिजायर करते हैं, क्या बनने की डिजायर रखते हैं ये आप लोग बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज द पोएट डिजायर टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, किस फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं? यस, गोल्डन वर्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गोल्डन वर्ड में कन्वर्ट होना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ की बात होती है, और ये जो गोल्डन वर्ड है वो भले ही आर्टिफिशियल होगा, लेकिन जो क्रिएशन होगा वो एटर्नल होगा और वो हमेशा सिंग कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ समय बाद वो भी वीक हो जाए, फ्रेजाइल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो नेचुरल बर्ड्स हैं, जो जिनकी शुरुआत में बात की गई थी, ठीक है, जो गाना गा रही थी, वो समय के साथ डिके हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी, बट जो स्पिरिचुअल वर्ड है, जो गोल्डन वर्ड है, उसकी कभी मौत नहीं होगी। तो ये आर्टिस्टिक, जब भी आपको इमेजरी मिलेगी किसी भी पोएम में, चाहे ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न है, चाहे टू अ स्काईलार्क है, इस सभी में आपको परमानेंस की बात मिलेगी, ठीक है। सॉरी, परमानेंस, इमॉर्टैलिटी, ठीक है। So it can be said that this poem is a meditation upon the limitations of the physical world and about the infinite, or we can say the limitless world of the immortality, art and culture, ठीक है। यहाँ पे बाइजेंटियम को एक ऐसे प्लेस के रूप में देखा गया है जहाँ पे सोल अपनी इमोर्टैलिटी को अचीव कर सकती है, और इस तरह ये बताया गया है कि बॉडी भले ही समय के साथ डिके हो जाए, लेकिन जो आर्ट है, जो कल्चर है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस पोएम को और अच्छे से देखना होगा, अगर इनकेस आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारी डिफिकल्ट पोएम्स है, इसलिए मैं पहले आपको समझा रही हूँ, तब मैं आंसर रीड कर रही हूँ, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन नेक्स्ट मिलेगा आपको, थीम ऑफ ओल्ड एज एंड इमॉर्टैलिटी, इसे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने ऐड किए, बहुत ज्यादा नहीं ऐड किए हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। ये बताइए कि अभी तक मैंने आपको सेलिंग टू बाइजेंटियम के बारे में जितना बताया, कि आपको वो समझ में आया है? अभी हम दोनों क्वेश्चन को रीड करेंगे, बहुत मैं फास्ट आज नहीं करूंगी, क्योंकि जितने भी राइटर्स हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फास्ट में पढ़ा दूं और आपको कुछ समझ ना आए, आप सब भूल जाएं, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई का, ठीक है। चलिए देखते हैं, सेलिंग टू बाइजेंटियम से हम देखते हैं पॉइंट्स। कोई भी क्वेश्चन बनेगा, देखिए ये सारे की पॉइंट्स है, तो आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। ईयर आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। सेलिंग टू बाइजेंटियम के ईयर आप लोग लिखिए। दिस पोएम इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ ओल्ड एज, mortality. Just a minute. Yes, sorry. Okay. देखिए, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स, जहाँ पे आपको ओल्ड एज, मोर्टैलिटी, क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल ट्रांजिएंस डे देखने को मिलेगा, ठीक है। शुरुआत में इन्होंने बात की है मोर्टैलिटी की, लास्ट स्टैंजा में आप देखते हैं क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल ट्रांजिएंस, ठीक है, ट्रांसीडेंस, सॉरी। दिस पोएम इज अ सिंबॉलिक जर्नी, जहाँ पे हम देखते हैं एक तरफ ये दिखाते हैं सेंसुअस प्लेजर को, द वर्ड, जो ये अर्थली वर्ड है, द पीपल, द लवर्स, द बर्ड्स, ऑल ऑफ देम आर एंगेज्ड इन सेंसुअस प्लेजर, ठीक है। लेकिन जो राइटर है, जो पोएट है, ही वांट्स टू गो ऑन अ जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। ही वांट्स टू बी ट्रांसडेंटेड टू अ रियम ऑफ इटर्नल आर्ट एंड इंटेलेक्ट। तो आपको ये दोनों चीजें अलग अलग याद रखनी होगी। इट इज अ सिंबॉलिक जर्नी, यहाँ पे एक तरफ आपको वर्ड ऑफ सेंसुअस प्लेजर दिखेगा, और राइटर जाना चाहते हैं इटर्नल आर्ट एंड इंटेलेक्ट की प्लेस पे, ठीक है। तो ये सारे की पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। शुरुआत में आपको लाइन दिखती है, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, जिसमें आपको मेन थीम देखने को मिल जाएगी, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, मतलब कि यहाँ पे राइटर दिखा रहे हैं इस दुनिया को, दैट इज फुल ऑफ यूथ, सेंसुअलिटी एंड नेचुरल वाइटैलिटी,
द यंग इन वन अनदर्स आर्म, बर्ड सिंगिंग एंड फिश स्विमिंग। तो यहाँ पे देखिए सारे क्रिएचर्स की बात हो रही है, सभी लोग अपने अपने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस की यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं, दैट इज डोमिनेटेड बाय डिजायर एंड डिके। तो ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं, फिजिकल वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय डिजायर एंड डिके। यहाँ पे आप कुछ लाइंस याद रख सकते हैं, वर्ड फुल ऑफ यूथ, इन वन अनदर्स आर्म, बर्ड सिंगिंग। आप इतनी लाइन भी लिख दें तो भी बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे किड्स ये सजेस्ट करते हैं कि ऐसे दुनिया में किसी भी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल व्यक्ति की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। व्हाई? बिकॉज the people, the world is caught in sensual music। और जो बूढ़ा होता हुआ स्पीकर है उसके लिए ये दुनिया जो सेंशुअस म्यूजिक पे ही डिपेंड हो चुकी है, उनके लिए ये दुनिया पूरी एलियन और मीनिंगलेस हो चुकी है, मतलब वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, ओके। अब दूसरी तरफ एक नई दुनिया बताई गई है जो है बाइजेंटियम की दुनिया, दैट रिप्रेजेंट सिंबलाइजेस अ वर्ल्ड ऑफ परमानेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन। ये आपको याद रखने हैं सारे वर्ड्स। बाइजेंटियम कैसा वर्ड है? वर्ड ऑफ परमानेंस, स्पिरिचुअलिटी, आर्टिस्टिक परफेक्शन। हिस्टोरिकली मैंने आपको बताया बाइजेंटियम जो है कॉन्स्टेंटिनोपल से कोरिलेट किया जाता है। इट वाज अ सेंटर ऑफ आर्ट, कल्चर एंड रिलीजियस डिवोशन। यहाँ पे इन्होंने बाइजेंटियम को एक मेटाफर के रूप में यूज किया है टू रिप्रेजेंट एन आइडियल स्टेट जहाँ पे सोल कैन ट्रांसेंड द लिमिटेशन ऑफ द बॉडी। मतलब जो सोल है वो बॉडी की लिमिट से ट्रांसेंड हो सकती है। बिकॉज द स्पीकर हु वाज फीलिंग ट्रैप्ड इन द बॉडी, यहाँ पे बॉडी के लिए देखिए डाइंग एनिमल नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। इस बॉडी में ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं एंड ही लॉन्ग्स टू एस्केप इनटू द हायर रियम। हायर रियम है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्ट इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है। लोग सेंशुअस प्लेजर में बिजी नहीं है। ठीक है, सेकेंड स्टेंजा में आपको लाइन दिखती है पोएट की एजिंग कंडीशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। An aged man is but a paltry thing, a tattered cone upon a string। तो ये जो लाइन्स है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बॉडी की फ्रेजाइलिटी एंड इनसिग्निफिकेंस। जैसे आप आसपास खुद भी देखते होंगे, जो बूढ़े हो रहे होते लोग, उन्हें जो यंग लोग हैं वो कई बार परवाह उनकी करते हैं, कई बार उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जो बूढ़े लोग हैं उनकी इस दुनिया में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, उनकी फ्रेजाइल की दुनिया, जो उनकी दुनिया पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो अब इनसिग्निफिकेंट हो चुकी। ठीक है, दे आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एट ऑल, दे एक्चुअली डोंट फील लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ईट्स जो है वो डीके को पैसिवली नहीं एक्सेप्ट करते, बल्कि वो ये कहते हैं, ये आइडिया देते हैं, द सोल मस्ट सीक इमॉर्टैलिटी थ्रू आर्ट एंड इंटेलेक्ट। तो आर्ट एंड इंटेलेक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सोल को इमॉर्टैलिटी कैसे मिल सकती है? आर्ट और इंटेलेक्ट के माध्यम से। ओके, the poet calls upon the sages standing in God's holy spire to instruct his soul and purify it of earthly desires। अब राइटर क्या कहता है? जो भी सेजेस हैं, जो संत हैं, सेजेस हैं, ठीक है, जो इमॉर्टैलिटी की दुनिया से बिलोंग करते हैं, राइटर कहते हैं कि उनके सोल को इंस्ट्रक्ट करें, प्योरीफाई करें उनकी अर्थली डिजायर से। ओके, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, थर्ड स्टेंजा जब आता है, फाइनल स्टेंजा, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको दिखता है, वेयर द पोएट इमेजिन्स हिमसेल्फ एज अ वर्क ऑफ आर्ट। वर्क ऑफ आर्ट में ये कहते हैं कि सच अ फॉर्म एज ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ मेक, एक ऐसा फॉर्म जिसे ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी डिजायर है गोल्डन बर्ड बनने की। हालांकि ये गोल्डन बर्ड जो है ये आर्टिफिशियल भले है, लेकिन दिस इज एन इटर्नल क्रिएशन दैट कैन सिंग फॉर एवर। तो फॉर एवर इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये परमानेंस को दिखा रहा है। ठीक है, अनलाइक नेचुरल बर्ड्स विच आर सब्जेक्ट टू टाइम एंड डेथ। नेचुरल बर्ड्स, अभी जो बात हो रही थी बर्ड सिंगिंग, ये बर्ड्स कैसी हैं? दे आर सब्जेक्ट टू टाइम एंड डेथ। लेकिन
जो आर्टिस्टिक फॉर्म वाली जो बर्ड है, ये जो गोल्डन बर्ड है, ये सिम्बलाइज करती है परमानेंस को और ट्रांसिडेंस को, ठीक है। तो कंक्लूजन में यू कैन से दैट सेलिंग टू बाइजेंटम इज अ पावरफुल मेडिटेशन ऑन द लिमिटेशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड द एंड्योरिंग नेचर ऑफ आर्ट। देखिए, आर्ट का जो नेचर है वो कैसा है, एंड्योरिंग रहता है, एवर लास्टिंग रहता है, जबकि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। उसकी हर एक चीज की एक एक्सपायरी डेट है, राइट। कोई भी चीज आपके आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं, इवन आपको हमको इंक्लूड करके, हम सब की एक एक्सपायरी डेट है, लेकिन जो आर्ट है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ईट्स बाइजेंटियम को एक ऐसे आइडियल रियम के रूप में प्रेजेंट करते हैं वेयर द सोल अचीव्स इमॉर्टैलिटी, एंड इस तरह यहाँ पे ये बिलीफ दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपना बिलीफ दैट वाइल द बॉडी डिकेज, कि बॉडी तो समय के साथ डिके हो जाती है, बट आर्ट एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कैन अटेन टाइमलेस एग्जिस्टेंस। आर्ट और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या कर सकती है, टाइमलेस एग्जिस्टेंस अटेन कर सकती है। तो अगर किसी को भी स्पिरिचुअलिटी अटेन करनी है तो उसके लिए आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, ये सारे मीडियम हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, यस या नो बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है थीम वाइज, थीम ऑफ ओल्ड एज एंड इमोर्टैलिटी इन सेलिंग टू बाइजेंटिन। तो यहाँ पे देखिए, ओल्ड एज को सिर्फ नेगेटिव रूप में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया है राइटर ने, मतलब यहाँ पे केवल फिजिकल डिक्लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने बताया कि ओल्ड एज ऐसी एज है जहाँ पे जो सोल है उसको एक क्राइव हो जाती है, उसको एक डिजायर हो जाती है एक इमॉर्टल एग्जिस्टेंस तक पहुंचने की। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड दिखेगा, जैसे आपने ओटोनिक डिक्शनरी में देखा है, एक है आपको ट्रांजिएंट फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको किसी भी चीज की परमानेंस नहीं दिखेगी, इम्परमानेंस देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ आर्ट की दुनिया दैट इज इमॉर्टल, ठीक है। और शुरुआत में ही हम देखते हैं राइटर बोलते हैं देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। यहाँ पे दिखाया जाता है द यूथ आर engaged in their vibrant passion and the birds are singing, the fish are swimming। तो ये दिखाया जा रहा है कि जो people who are involved uh, in their sensuous pleasure, they are not having any kind of sympathy and humanity or the compassion for the old people at all. That's why the old people are feeling alienated, and they feel that they are no longer a part of this world at all, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक लाइन दिखती है एन एज्ड मैन बट अ पाल्ट्री थिंग, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो ह्यूमन है जब उसकी ओल्ड एज होती है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो व्यक्ति इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, उसकी जो बॉडी है वो फ्रेजाइल हो जाती है, ठीक है। कुछ समय बाद हम देखते हैं वो ओल्ड बॉडी लाइफलेस हो जाती है, मतलब कि समय के साथ वो भी डिके हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ईट्स कोई ओल्ड एज को नेगेटिव रूप में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि अगर आप ओल्ड एज की व्यक्ति हैं या कोई व्यक्ति जब ओल्ड एज में जाता है तभी उसको स्पिरिचुअलिटी के लिए एक क्राइव या हम कह सकते हैं एक डीप डिजायर आती है, ठीक है। तो ओल्ड एज इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वन वांट्स टू अटेन स्पिरिचुअलिटी। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एटर्नल आर्ट स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस की बात की है, where the poet is asking to sages to transform his earthly earthly imperfections or to purify his soul from earthly desires, ठीक है। तो अब चलिए अब देखते हैं इसके पॉइंट्स, कुछ कुछ आपको, मुझे उम्मीद है कि कुछ कुछ की पॉइंट्स अब आपको याद रहेंगे एग्जाम तक, ठीक है। कुछ ही की पॉइंट्स है हर पोएम में, कुछ ही पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देने हैं, उसको ही आपको ध्यान में रख के आंसर फ्रेम करना है। चलिए देखते हैं। So in this poem, Yeats presents old age not merely as a physical decline, but as a stage that compels the soul to seek a higher immortal existence। तो यहाँ पे old age केवल एक ऐसा एज नहीं है यहाँ पे
जहाँ पे व्यक्ति का फिजिकल डिक्लाइन होता है, बल्कि एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे जो सोल है वो एक हायर इमॉर्टल एग्जिस्टेंस सीख करने के लिए कंपेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे कोई इम्पोर्टेंस मिल ही नहीं रही है इस दुनिया में, ठीक है, और अब वो एलिनेटेड महसूस कर रहा है। तो इस पोएम में आपको एक कंट्रास्ट देखने को मिलेगा, द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ यूथ, डिके का सब्जेक्ट है ये, सेंशुअस प्लेजर का सब्जेक्ट है ये, एंड द बॉडी, टैटर्ड बॉडी विद द परमानेंस ऑफ आर्ट एंड स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये ट्रांसीडेंस के बाद परमानेंस ऑफ आर्ट एंड स्पिरिचुअल लाइफ का मेजर हम कह सकते हैं सोर्स बन जाती है, ठीक है। The poem starts with the rejection of the sensual word. You know, there is no country for old men, जहाँ पे ईट्स पोर्ट्रे करते हैं एक वाइब्रेंट वर्ड फिल्ड विद यूथफुल पैशंस। लाइंस आपको याद रखनी है, लवर्स एम्ब्रेसिंग, बर्ड्स सिंगिंग एंड नेचुरल नेचर फ्लरिशिंग। नेचर फ्लरिशिंग जैसे यहाँ पे कई सारी आपको इमेजरी देखने को मिलती है, कई सारे आपको नेचुरल एलिमेंट्स मिलते हैं, फिश की बात होती है, बट ये जो दुनिया है ये गवर्न होती है बाय फिजिकल डिजायर, एंड दिस वर्ड इज इंडिफरेंट टू इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल कंसर्न। दैट्स वाई जो ओल्ड है वो एलिनेटेड महसूस कर रहा है, ही बिकम्स एलिनेटिंग एंड दे आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस साइकिल ऑफ वाइटैलिटी एंड रिप्रोडक्शन। तो वो इस वाइटैलिटी की, वाइब्रेंट जो एनर्जी है उसका वो हिस्सा नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन एट ऑल। यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट पार्ट जो पोएम का है उसमें आपको ओल्ड एज की एक स्टार्क इमेजरी दिखती है। एन ओल्ड मैन इज बट अ पार्टरी थिंग, अ टार्टर्ड कोट अपॉन अ स्टिक। ये आपको लाइंस जरूर मेंशन करनी है अगर WBET से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये मेटाफर बहुत स्ट्राइकिंग है जहाँ पे ह्यूमन बॉडी स्पेशली जब वो ओल्ड एज में होती है उसकी प्रायोरिटी की, उसकी इनसिग्निफिकेंस की बात की जा रही है, जैसे स्केयर क्रो जैसी कंडीशन हो जाती है बूढ़े व्यक्ति की। एंड जो ये बॉडी होती है, जो बूढ़े व्यक्ति की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल लाइफलेस जैसे हो जाती है, एम्फसाइजिंग द इनएविलेबिलिटी ऑफ द डिके। मतलब इनएविटेबल क्या होता है, जिस चीज को आप अवॉइड ना कर सके। ओके, वॉइस इशू सबको हो रहा है क्या? ओके, प्रियंका एक बार आप रिज्वाइन कीजिए। हालांकि ईट्स ओल्ड एज को नेगेटिव नहीं पोर्ट्रे करते हैं, उनका कहना है कि एक ऐसी स्टेज है, ये एक ऐसी स्टेज है, ये ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे आपके अंदर एक डीपर क्वेस्ट आती है, ठीक है। एंड ही सजेस्ट दैट अनलेस द सोल क्लैप्स हिज हैंड्स एंड सिंग, ओल्ड एज रिमेन्स मीनिंगफुल। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सोल, किसी भी व्यक्ति की सोल क्लैप ना करे, सिंग ना करे, तब तक ओल्ड एज मीनिंगलेस ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही नहीं होगी तो फिर आप इमॉर्टैलिटी की तरफ आप जा ही नहीं सकते। द राइटर टॉक्स अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द बॉडी। अगर आपको इसे ओवरकम करना है तो आपको क्या करना होगा? सो द स्पीकर टॉक्स अबाउट द सिंबॉलिक जर्नी। ये कोई रियल जर्नी नहीं है बट इट इज सिंबॉलिक जर्नी, एंड इट दिस प्लेस रिप्रेजेंट्स अ रियम ऑफ एटर्नल आर्ट एंड स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस। तो आपको यहाँ पे एक ऐसी दुनिया दिखेगी जहाँ पे एटर्निटी है, आर्ट है, स्पिरिचुअलिटी है, देयर इज ट्रांसेंडेंस। व्यक्ति फिजिकल से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, ट्रांसेंडेंस हो रहा है, ठीक है। एंड इन दिस सैक्रेड स्पेस द पोएट सीक्स गाइडेंस फ्रॉम द सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स हॉली फायर। यहाँ पे ये इन सभी सेजेस को रिक्वेस्ट करते, एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे इन्वोकेशन कर रहे हैं, ठीक है, या उनसे गाइडेंस के लिए कह रहे हैं ताकि ये जो सेजेस है उनकी सोल को प्योरीफाई कर सके। अब ये जो सेजेस है अगेन इंपॉर्टेंट है, सेज सिंबलाइजेस विजडम एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन, ठीक है, who are capable of purifying the soul and lifting it beyond the physical world। तो फिजिकल वर्ड अगर यहाँ है तो उन सेजेस की मदद से कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल वर्ड के लेवल तक पहुंच सकता है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द इमॉर्टैलिटी, तो ये जो इमॉर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट है कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात हो रही है आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल के सेंस में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे रिलीजियस के सेंस में बात नहीं हो रही है बल्कि आर्टिस्टिक इमॉर्टैलिटी की बात हो रही है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सॉरी।
It aspires not for bodily survival बट फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ टाइमलेस वर्क ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे राइटर देखिए किसी बॉडली सर्वाइवल की बात नहीं कर रहे, इनका ऐसा कहना नहीं है कि इन सेजेस की मदद से ये जो ओल्ड एज जिसकी पार्टरी थिंग की बात कर रहे हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति सर्वाइव ज्यादा समय तक कर सके, ऐसा नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है इनटू अ टाइमलेस वर्क ऑफ आर्ट, जो टाइमलेस हो। ठीक है, और इस फाइनल स्टैंजा में वो इमेजिन करते अपने आप को किस रूप में, एज अ गोल्डन बर्ड क्राफ्टेड बाय ग्रीक आर्टिशन। ठीक है, तो ये जो गोल्डन बर्ड है ये अगेन आर्ट का सिंबल है, एंड यू नो आर्ट जो है वो डीके से फ्री रहती है। तो ये जब गोल्डन बर्ड के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो वो भी फ्री हो जाएंगे, किससे, डीके से। ही विल ऑल्सो बी एबल कैपेबल ऑफ एटर्नल सॉन्ग, वो ऐसे सॉन्ग गा सकेंगे जिसकी कभी कोई एक सीमा नहीं होगी, मतलब एक लाइफ लिमिट नहीं होगी। ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल फॉर्म है, जैसे गोल्डन बर्ड की ही बात करें, ये सिम्बलाइज करता है परमानेंस और आर्टिस्टिक इमॉर्टैलिटी। ठीक है, जबकि जो बाकी जो बर्ड्स और जो फिश की बात हो रही थी वो फ्लीटिंग लाइफ को दिखा रही हैं। यूथ, बर्ड्स, फिश, ये सभी फ्लीटिंग लाइफ को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम इस पोएम में देखते हैं कि ईट्स प्रेजेंट्स ओल्ड एज एज अ कंडीशन दैट एक्सपोजेस द लिमिटेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। जहाँ पे ओल्ड एज एक तरफ फिजिकल वर्ल्ड की लिमिटेशंस को एक्सपोज कर रहा है, दूसरी तरफ ये इमॉर्टैलिटी का रास्ता भी खोल रहा है। ठीक है, थ्रू द सिंबॉलिक जर्नी टू बाइजेंटियम, राइटर सजेस्ट दैट ट्रू परमानेंस लाइज नॉट इन द बॉडी। जो परमानेंस है वो बॉडी में नहीं होता है, बल्कि किसमें होता है, आर्ट एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, जो कि ट्रांसजेंड कर सकता है किसे, टाइम और डिके को। मतलब आर्ट और स्पिरिचुअल कॉन्शियस के माध्यम से आप समय को भी हरा सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है बहुत सारी ऐसी आर्ट है जिनके बारे में हम अभी भी बात करते हैं, जो अभी भी बिल्कुल वैसे इंपॉर्टेंस रखती है जो पहले रखती थी। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप जॉन कीट्स की पोयम ही देख लीजिए। हालांकि वो बहुत लंबे समय तक नहीं जीवित रहे, बट उनकी पोयम की, उनकी पोइट्री की जो ब्यूटी है वो अभी भी हम महसूस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इमॉर्टैलिटी को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि आपने आज दोनों चैप्टर्स जो भी थे, दोनों पोयम, इनके अगर आपको क्वेश्चन आंसर मिलते हैं तो क्या आप आंसर कर पाएंगे? कोई बहुत अलग तरीके से आंसर्स नहीं लिखने होते, मैं चाहूँ तो 8-10 क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूं, बट आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए मैं कम से कम क्वेश्चन इंक्लूड कर रही हूँ, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उन्हीं थॉट्स को लिख पाए। थोड़ा सा तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर नया क्वेश्चन